नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश के अफसरों की नर्सरी कहे जाने वाले ज़िले रायबरेली के एक छोटे से गांव से आते हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए 2018 बैच के आईपीएस अफसर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीसीपी क्राइम और साइबर सेल श्रुतकीर्ति सोमवंशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। उच्च शिक्षित है पूरा परिवार, पिता तहसीलदार सिंह डीआईजी के पद से रिटायर्ड हुए। आपके बड़े भाई सुरोचित सोमवंशी मध्य प्रदेश कैडर में 2012 के आईएएस अफसर हैं जी। आपकी बड़ी बहन जो बाराबंकी जिले उत्तर प्रदेश में डॉक्टर हैं जिला अस्पताल में। आपने कब सोचा कि मैं भी सिविल सेवा में जाऊंगा? जी, बचपन में तो इस तरह की बातें होती थी, मतलब हम लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि सिविल सर्विसेज में या फिर ऑल इंडिया सर्विस के लिए ट्राई करना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो धीरे धीरे ये सब बातें उतनी हम लोग की लाइफ में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। हम लोग फिर पढ़ाई में लगे रहे। कभी ऐसा कोई बहुत घर में माहौल उसके बाद नहीं बना हाई स्कूल इंटर तक कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। लेकिन समहाउ जब बीटेक ख़त्म करते करते मेरे बड़े भाई का भी सिलेक्शन हुआ जी। तो उनके सिलेक्शन से एक मेरे मन में भी ये था कि जो एक पुरानी इच्छा थी वो वापस से जागृत हो गई कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है जिससे बचपन से हम लोग जुड़े हुए हैं और एक एसोसिएशन फील होता था बचपन से पिताजी के सर्विस में होने की वजह से। तो पुलिस के लिए बचपन से एक वो था मन में और फिर मैंने तैयारी भी शुरू की और फिर उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो थैंकफुली मुझे सर्विस भी मेरे मन की मिल गई और फिर कैडर भी अच्छा मिल गया था। मतलब पुलिस में ही आना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे? हाँ, मतलब मेरे दोनों सर्विसेज से कोई ऐसा कोई वो नहीं था, बट चूँकि पिताजी पुलिस में थे तो पुलिस के लिए एक विशेष प्रति एक लगाव था उसके प्रति। तो मुझे अच्छा लगा कि सर्विस भी अच्छी मिल गई और मुझे उसके माध्यम से राष्ट्र सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो भाई से प्रभावित होकर आपने इस तरह रुख किया? हाँ, मतलब उनकी तैयारी जब शुरू हुई थी तो तब तक मैं बहुत माइंड मेकअप नहीं कर पाया था कि मुझे भी तैयारी करनी है। लेकिन जब पहली बार उनका सिलेक्शन हुआ रेलवे ट्रैफिक सर्विस में तो मुझे याद है कि वो मुझसे वो दिल्ली में थे और उस टाइम पे उनके पास इंटरनेट नहीं था जी। और मैं रायबरेली में घर पर था तो मैं उनको यहाँ से इंटरनेट से मटेरियल निकाल के और उनको फाइल्स प्रिंट आउट करा के यहाँ से भेजता था। और उस समय ऑनलाइन कोचिंग्स भी अवेलेबल नहीं थी। एक दो कोचिंग्स ही थी जो टॉपर्स की आंसर शीट को और कॉपीज़ को अपलोड करती थी। तो वो चूँकि इतना वहाँ व्यस्त रहते थे तो वो मुझसे बोलते थे कि तुम निकाल के मुझे प्रिंट आउट भेज दिया करो। जी। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से ओरिएंटेशन शुरू हुआ। फिर उनका रिज़ल्ट आया, मुझे याद है रिज़ल्ट उनसे पहले मैंने देखा था, उन्होंने मुझे बताया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं यूपीएससी की वेबसाइट खोल के बैठे हुआ था दिन से और दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे तो अचानक से उस पर रिज़ल्ट फ्लैश हुआ। फिर मैंने उनको फ़ोन करके बताया। तो वो मोमेंट मुझे आज तक याद है, मतलब उनके सिलेक्शन का मोमेंट मुझे ज़्यादा विविडली ज़्यादा प्रभावित कर गया। तो उसकी वजह से जो एक मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन था और हमेशा से वो एक चीज़ बचपन में थी तो वो दोनों चीज़ें मिलके मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती रहीं आगे भी। तो आपकी जो पहले प्रयास में क्या कमी रह गई थी या फिर दूसरी बार आपने ऐसा क्या किया कि सफलता आपको हासिल हो गई? नहीं, इसमें मैं आपको वो करेक्ट करना चाहूँगा कि मेरा दूसरे प्रयास में नहीं हुआ था जी। मेरा चौथे प्रयास में जाके हुआ था। अच्छा। तो दरअसल यूपीएससी की खासियत ये है कि यूपीएससी के 3 स्टेज हैं। जब आप किसी एक स्टेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी 2 स्टेज जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं। तो शुरुआत में मुझे भी मेरी जो डायरेक्शन थी मेरा सारा फोकस प्रीलिम्स पे रहा करता था। तो जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, तो कुछ गलतियाँ उसमें हुई। फिर मैंने उनको ठीक किया तो फिर इंटरव्यू में जाके फंसा एक बार। फिर उसी टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे पास सबसे अच्छा रिसोर्स मेरे भैया ही हैं तो मुझे उनसे कुछ इसमें गाइडेंस लेनी चाहिए। उसके पहले मैं ज़्यादा उनसे इस विषय में बातचीत नहीं करता था, ऊपर से ही बात होती थी। और बीच में जो असफलता हुई तब भी उन्होंने नहीं कहा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ? बताते थे वो, बहुत सारी बातें बताते थे, पर जितना मुझे लगता है कि मुझे उनसे पूछना चाहिए था उस टाइम पे मैंने उनसे उतना नहीं पूछा। मैं खुद ही अपने हिसाब से तैयारी करता रहा। फिर दूसरे अटैम्प्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन जो है उनके साथ ही रह के करूँगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ तुम पोस्टेड हो इस समय, मैं वहीं रह के तैयारी करूँगा। दिल्ली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने दिल्ली वाला कमरा अपना खाली किया और मैं उनके पास आ गया। तो वो अपनी नौकरी के बाद जो उनका पर टाइम बचता था उसमें मुझे मेरे आंसर चेक करना, मुझे गाइड करना वो करते थे। तो धीरे धीरे उनके जो वो थे मेरे प्रति, जो उन्होंने मुझे बताए, टिप्स दिए, ट्रिक्स बताई,
उनका बहुत फ़ायदा हुआ। और अल्टीमेटली मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में लगभग पूरा श्रेय उन्हीं का है, कि जो उन्होंने मुझे समझाया बुझाया कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें हैं जिनको हम हमेशा गलत कर देते हैं, जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे। शायद यही वजह थी कि आपने जबलपुर में ऐसे युवा जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं उनको बाकायदा उनकी क्लास लेने लगे थे, टिप्स देने लगे थे। बिल्कुल, मैं उसके पहले भी मैं ऑनलाइन मेरा एक पेज हुआ करता था यूपीएससी मीम करके, अच्छा। इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पे, तो उसके माध्यम से मैं लोगों से डिस्कस करता था। और हम लोग उस पर एक फोरम टाइप का बना के रखे हुए थे जिस पे हम लोग एस्पिरेंट्स, और हम खुद भी एस्पिरेंट्स थे, तो हम लोग एक आपस में डिस्कशन का एक पार्ट रखते थे उसमें। तो वहाँ से ही मैं पहले से लोगों से डिस्कस करता रहता था। और चूंकि मैं 3-4 अटैम्प्ट के बाद मैं भी एक वेटरन एस्पिरेंट हो गया था, तो मैं जो नए एस्पिरेंट आया करते थे उनको भी उसके माध्यम से कुछ ना कुछ टिप्स वो चीज़ देता रहता था। तो सिलेक्शन के बाद भी मुझे बहुत लोगों ने ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से होगा तो और अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो जबलपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो दिल्ली या भोपाल जाने में, इंदौर जाने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको एटलीस्ट कोई एक बताने वाला व्यक्ति हो जाए जो वीकेंड्स पे ही सही कुछ ना कुछ जो बताएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा उनको। तो उसमें कई स्टूडेंट्स आसपास के ज़िलों से भी आते थे। मैं उसको बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू तो नहीं कर पाया क्योंकि वो तो ये प्रयास अब जारी है या सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे तो अभी भी कर देता हूँ मैं कभी कभार, मतलब वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में चलता रहता है। पर मैंने भोपाल आके भी 1-2 बार यहाँ प्रयास किया कि मैं टाइम निकाल पाऊँ, पर अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसको ठीक से कंट्रीब्यूट करूँ। लेकिन हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ करूँगा। और लोगों की धारणा रहती है जो शुरू से ही पढ़ने में अच्छे रहे हों, टॉपर रहे हों, वही सिविल सेवा में आना चाहते हैं। श्रुतकीर्ति जी कैसे थे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? हाँ, स्कूल टाइम में मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। मतलब स्कूल में चूँकि घर में बहुत ही पढ़ाई का माहौल था, सब लोग पढ़ने की बातें करते थे और पढ़ाई को लेके मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी हम लोग के लिए। तो टीवी देखने का टाइम तय है, खेलने का टाइम तय है, तो सब लोग पढ़ने में बहुत ध्यान देते थे और पढ़ाई अच्छी होती थी। लेकिन फिर बीच में ऐसा टाइम था, जब मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैं खुद फील करता हूं कि मैंने अपनी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। और वो शायद सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ आता है जब वो खुद ही ये बात रियलाइज़ करता है कि ये टाइम ख़राब हो रहा है या ये टाइम किसी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये बेहतर है कि आदमी खुद ही अंदर से सीखे, किसी के बताने पे ये आदमी नहीं समझ पाता। लेकिन उस एज में समझ में नहीं आता ना, जब हाँ, उस समझाते एज हैं में लोग। समझ में नहीं आता है। तो और कभी पढ़ाई को लेकर पिटाई हुई है? शायद कभी हुई हो, मुझे याद नहीं है। मम्मी ने तो पक्का मारा है, मारपीट तो मम्मी ने की है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कभी कभी पढ़ाई को लेके हुई है। लेकिन डांट तो बहुत पड़ी है, डांट बहुत पड़ी है। जब कभी कभार जैसे क्लास में 2nd 3rd भी आ जाते थे तो इस बात को लेके हमेशा विवाद होता था कि थोड़ा और पढ़ लेते तो फर्स्ट आ जाते। हालांकि पढ़ाई में हम सभी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी मम्मी ने तीनों घर भाई में बहनों में ऐसा सबसे अच्छा कौन था? सबसे अच्छे भैया ही थे। भैया जो थे वो, उन्होंने मतलब हमेशा से उन्होंने पढ़ाई अपनी अच्छी मेंटेन की। सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हैं घर में? और यदि कभी कोई परेशानी होती है, कभी कोई टेंशन होती है, तो किससे शेयर करते हैं? मम्मी से, भैया से या बहन से? इसमें तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं सबसे करीब तो भैया को ही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग घर में साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, तो ऑलमोस्ट दोस्त जैसे रहते थे। तो सबसे करीब अगर देखा जाए तो दोस्त की तरह देखा जाए तो भैया हैं। उसके अलावा पापा मम्मी से भी बातचीत इस बारे में होती रहती थी। लेकिन जहाँ तक बात है बहुत करीबी, कोई बहुत परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, तो उसमें मैंने फील किया कि मैं हमेशा भैया को याद करता हूँ। सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है मेरे दिमाग में। आपकी ट्रेनिंग हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। 131 प्रशिक्षु अधिकारी थे उसमें पूरे देश से। जी। मध्य प्रदेश से 3 अफसर थे, हाँ। जिनमें आप थे, अभिनव चौकसे, आदित्य मिश्रा। तीनों में शरारती कौन था? वहाँ तो किसी की शरारत नहीं चलती। वहाँ पे भारतीय पुलिस जो अपनी सेवा में अपनी जो ये IPS की एकेडमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, वहाँ पे शरारत कोई नहीं कर पाता। एकेडमी की ट्रेनिंग इतनी रिगरस और वो होती है कि आपको खाने, पढ़ने और उसके बाद जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अलावा किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। तो कभी बहानेबाजी की यहाँ पे? नहीं, वो बहानेबाजी कभी नहीं की।
और मैंने ट्राई किया हमेशा वहाँ कि मैं अपना 100% दूँ उस फिज़िकल ट्रेनिंग में, क्योंकि वो जो हम लोग को पहले ही दिन जो उन्होंने बात बताई थी उस ट्रेनिंग की, उसने बहुत सारे लोगों का दिमाग खोल दिया था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि ये फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको 16 किलोमीटर दौड़ना है या 40 किलोमीटर बैटल लोड और राइफ़ल के साथ जो है वो चलना है। ये दरअसल आपके माइंड की ट्रेनिंग है। वो आपको पुलिस की सर्विस के लिए ट्रेनिंग में अगर उस तरीके से आपको ट्रेन ना करें तो आपका जो मेंटल बैरियर है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, आपको रात में 2 बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है, 18 घंटे खड़े रहना है, तो वो उस चीज़ के लिए आपका माइंड मेकअप वो ट्रेनिंग में करते हैं। उस टाइम पे तो वो लगता है कि ये 40 किलोमीटर क्यों चलवा रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं, आप कैडर में पहुंचते हैं अपने, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने जितना आपसे वहाँ पे मेहनत करवा दी, उतनी करने के बाद आपको फील्ड में फिर चीज़ें उतनी कठिन नहीं लगती। तो यहाँ पे आपके कर्तव्य के निर्वहन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ तो कभी ऐसे कोई शरारत या फिर वो ऐसी कोई कामचोरी नहीं करती। वहाँ एकेडमी में वो समहाउ सभी लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं कि लोग अपना 100% से ऊपर ही क्या देते हैं। करते हैं आप फिटनेस के लिए? अभी आजकल तो बहुत कम टाइम मिल रहा है, पर मैं वॉक करना मैंने शुरू किया है रिसेंटली, और साइकिल भी मैं चला लेता हूँ कभी कभार, और मैं स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, पर भोपाल में बहुत कम टाइम मिलता है। और चूँकि अभी मेरा परिवार थोड़ा छोटा है तो हम लोग साथ में भी टाइम बिताना पसंद करते हैं, तो परिवार और नौकरी के बाद फिज़िकल फिटनेस के लिए अभी बहुत कम टाइम मिल रहा है। लेकिन हाँ, मेरा मन है कि इसमें कुछ ना कुछ जल्दी मैं शुरू करूँगा। ट्रेनिंग के बाद होती है पोस्टिंग। पहली पोस्टिंग आपकी जबलपुर ज़िले में हुई थी। जी, पहला केस याद है? याद है। क्या था? मैं पहले दिन पहुंचा जब थाने, तो मुझे बताया गया कि एक नवविवाहिता का मर्ग हुआ है। एक शादी के 3 साल के अंदर ही एक महिला की लाश मिली है खेत में। तो हम लोग वहाँ गए, तो मुझे तब ये पता नहीं था कि जो नवविवाहिता मर्ग होता है उसकी विवेचना जो है वो डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी करता है। तो मैं इस बात के लिए तैयार था कि वो विवेचना मुझे ही करनी है, और चूँकि वो पहला केस था और पहला केस ही महिला अपराध का था, तो मैं उसके लिए, हम लोग को एकेडमी से ही काफ़ी सेंसिटिव किया जाता है महिला अपराध के लिए और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उसके लिए। तो हम लोग जब फील्ड पहुंचते हैं तो हम लोग इन सब केसेस के लिए ऑलरेडी बहुत संवेदनशील रहते हैं। जब मैं पहुंचा तो मैंने केस को समझा और वहाँ पे जो भी साक्ष्य थे उनके संकलन के लिए काम किया। तो मुझे याद है मेरे एसपी अमित सिंह सर थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये केस जो है वो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को ही विवेचना करनी है, तुम्हारे थाने स्तर पे ही विवेचना नहीं होगी। तो मैंने सर को बोला था कि नहीं सर, मैं, चूँकि ये केस मेरा पहला केस है और ये इतना संवेदनशील केस है, तो मैं इसमें काम करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अनऑफिशियली इस केस में इन्वेस्टिगेशन में तुम सारी हेल्प करना, और फिर बाकी विवेचना जो है वो जो तुम्हारे सीएसपी साहब हैं वो करेंगे। तो मुझे याद है उस केस में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसमें साक्ष्य संकलन करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन मेरे जो सीएसपी थे और मेरे एसपी थे उनका बहुत सहयोग मिला था और हम लोगों ने उस केस में आरोपी को पकड़ा था। कभी इस तरह के केसों में उलझन होती होगी, तो कभी अपने पिताजी से आपने सलाह ली क्या कि ये केस ऐसा है, क्योंकि वो लंबे समय तक पुलिस में रहे हैं, डीआईजी के पद से रिटायर्ड हुए? नहीं, मैं अक्सर उनसे पूछता रहता हूँ, और बहुत सारे केसेस में तो उन्होंने जो बातें बताई बाद में वो सभी सही साबित होती हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा है और उनका एक्सपीरियंस जो है वो हर तरह के एरियाज़ में काम करने का है। उत्तर प्रदेश में वो एंटी डकैती मूवमेंट में भी रहे हैं और फिर उन्होंने बाकी फील्ड्स में भी अच्छा काम किया है। तो बहुत सारे केसेस में जो वो पहली लाइन बोल देते हैं कि अरे इसमें इसने ही किया होगा, तुम ध्यान देना, ऐसे ऐसे होगा, इसने ऐसे किया होगा, क्योंकि उन्होंने हज़ारों केसेस देखे हैं इस टाइप के। और यूपी में तो वैसे भी ज़्यादा केस, बहुत केसेस होते हैं यूपी में। क्राइम का स्तर मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जब कभी ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उनको हमेशा कॉल करके पूछ लेता हूँ, और मेरा अंदाज़ा ये कि शायद आज तक उनका कभी अंदाज़ा गलत नहीं हुआ। हमेशा उनसे ऐसी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको यूज़ करने पे केस खुल जाता है। श्रुतकीर्ति जी को गुस्सा आता है? नहीं, मेरे परिवार में मैं ही शायद ऐसा हूँ इसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन हम आपके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे थे, कोरोना काल की है, हाँ, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करने की सैलरी मिलती है। तो क्यों लिखा? किस बात से आहत हो गए थे? अब आहत नहीं हुआ था मैं, बट उसमें उस टाइम पर मुझे याद है बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और इसमें उसमें कुछ पुलिस के अधिकारी भी, कुछ पुलिस के अधिकारी तो नहीं, कर्मचारी बहुत सारे थे
जिनकी तरफ से ये बार बार उलाहना दी जा रही थी कि वो कोरोना की ड्यूटी में ड्यूटी कर रहे हैं जब कोई और विभाग ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं ड्यूटी करके, ये हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हमें सैलरी मिल रही है और हमने इस सर्विस को ज्वाइन करने के पहले ये शपथ ली है और हमें पता है हम किस सर्विस में हैं। तो उस टाइम पे मैंने उस मतलब अंतर्द्वंद में आके ये बात लिखी थी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये बात अभी भी मैं मानता हूँ कि ये ठीक है, और अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो उसके लिए लेकिन आपको किसी पे गुस्सा एहसान तब भी नहीं आता है जब पुलिस को कोई भला बुरा कहता है। बिल्कुल आता है। ये आप मानता क्यों नहीं हूँ। चाहते पुलिस की तुलना दबंग से या सिंघम से की जानी चाहिए? क्योंकि वो सच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो पुलिस की सच्चाई है वो आज तक किसी फिल्म ने, किसी टीवी सीरीज़ ने या किसी कुछ हद तक कुछ किताबों में बात लिखी गई है, पर वो कभी किताब पन्ने पर या टीवी पर या फिल्म पर या चित्रों में उतारी नहीं आ सकती। 100% तो नहीं उतारी जा सकती, मेरा ये मानना है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि सिंघम और दबंग जैसी जो इमेज पुलिस की बनाई गई है वो पुलिस की ओवरऑल इमेज को एटलीस्ट डेंट तो कर देती है। क्योंकि आम जनता का जो एक परिप्रेक्ष्य है उसको अगर देखा जाए तो वो हमेशा पुलिस को फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखता है कि वो जाएगा और जो भी आरोपी होगा या जो भी विलन होगा उसको मार पीट के ले आएगा और वही न्याय हो जाएगा। पर नहीं, पुलिस का काम जो है वो मारपीट करके या फिर इस तरह से न्याय करना नहीं है। पुलिस तो का आपको काम लगता है फिल्में पुलिस की जो छवि है वो गलत तरीके से पेश करती हैं? जो बिल्कुल। नेगेटिव माना जाता है पुलिस के बारे में, जो सोच है लोगों की, उसकी एक बड़ी वजह भी फिल्म है। बिल्कुल, काफ़ी हद तक वो जो पॉपुलर कल्चर में फिल्मों में और टीवी सीरीज़ में दिखाया जाता है उससे दरअसल जनता के मन में जो एक परसेप्शन बनता है पुलिस का वो गलत बनता है। और अगर मान लीजिए अगर पुलिस वैसा करना शुरू कर दे तो फिर अगले दिन जनता के ही कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि ये गलत किया है। ऐसा होता भी है जब आप कहीं देखें कि थाने में या फिर कहीं ट्रैफिक में या कहीं किसी व्यक्ति द्वारा, पुलिस के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी को मारपीट दिया जाए और उससे ये पूछा ना जाए कि उसने दोष क्या किया है या वो उसको मान ले कि वही आरोपी है और उसकी विवेचना ना करे, ना मामला दर्ज करे, वहीं पे निर्णय कर दे कि इसको मारपीट के वो ठीक कर देगा, तो ये कहाँ तक सही है? तो जब जनता एक खुद होते हुए देखेगी अपने सामने तो वो भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मेरा मानना है कि जो पुलिस का असली रोल है वो है इन्वेस्टिगेशन का, वो है सही और गलत को अलग अलग करके न्यायालय के सामने पेश करने का। वो रोल बहुत कम ही किताबें और फिल्में दिखा पाते हैं क्योंकि वो दिखाना मुश्किल है और उसमें कोई ग्लैमर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दबंग और सिंघम जैसा वो मनोविनोद के लिए और उसके लिए ठीक है, लेकिन असली जो पुलिस की कहानी है उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास होना चाहिए। समझ आपका कभी पुलिस से पाला पड़ा है इस सर्विस में आने से पहले? हुआ है मेरा एक बार। कैसे छूटे? पिता का रौब दिखाकर? नहीं, मतलब मैं कभी उस तरीके से तो नहीं फंसा कि मैं आरोपी पक्ष में रहा हूँ, बट इतना चूँकि पिताजी हमेशा बता के रखते थे कि मतलब तुम लोग अपने आचरण में और अपनी उसमें बातचीत ज़्यादातर में। स्टूडेंट तो ट्रैफिक पुलिस के पाले पड़ते हैं। हाँ, तो उसमें एक दो बार फंसा हूँ मैं, तो उसमें हाँ मैंने कभी, मुझे याद है मैं जब लखनऊ में बीटेक कर रहा था तो मैं एक बार बाइक लेके निकला था, तो मैं ये सोचता था कि फ़ोटोकॉपी जो होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का और उसको दिखाने से काम चल जाता है। मुझे उसके पहले कभी याद है रायबरेली में कभी कभार शायद किसी ने पकड़ा होगा ट्रैफिक में, तो एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने पेपर्स दिखाइए। तो मुझे ये लगता था कि फ़ोटोकॉपी इज़ सफिशिएंट, तो मैंने उनको फ़ोटोकॉपी दिखाई तो उन्होंने कहा ये तो फ़ोटोकॉपी है, मैं कैसे मानूँ कि असली है, अगर आपने फोर्ज कर लिया होगा तो फिर मैं भी दुविधा में। तो मैंने कहा कि आप या तो आप बाइक यहाँ रख लीजिए, मैं जाता हूँ, अब मैं अपने हॉस्टल के रूम से, मेरे पास असली पेपर्स हैं, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। तो मेरी बात से शायद उनको ऐसा लगा होगा कि लड़का सच बोल रहा है और ये बाइक छोड़ने को तैयार है अपनी। और चूंकि पुलिस पे पिताजी थे तो मुझे कभी पुलिस से वैसा डर नहीं लगा, मतलब मैं उनको अंदर से बाहर से पूरा जानता हूँ, तो मैंने ये फील किया कि मैं अगर उनको ऐसे बात करूँगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी उस फ्रैंकनेस से शायद उनको लगा होगा कि ये सच बोल रहा है, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाइए, लेकिन आप ओरिजिनल पेपर रखा कीजिए। तो ऐसा एक ही दो बार हुआ है, मैं कभी मतलब ऐसा किसी उसमें काम में ऐसे कुछ गलत नहीं किया कि पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा को हो। आपके परिवार में सबके नाम बड़े रोचक हैं। श्रुत कीर्ति सोमवंशी, सुरोचित सोमवंशी आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर हैं संवर्तिका सोमवंशी, पिताजी तहसीलदार। क्या कोई रोचक वजह है इसकी, इन नामों के पीछे? और आपका नाम तो अधिकांश लोग शुद्ध तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाते, तो कभी गुस्सा आता है?
पहले आता था, मतलब मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो श्रुति श्रुति करके टीचर्स बोलते थे। क्लास में पहुंचने के पहले ही मुझे लगता था कोई लड़की आने वाली है, लड़की होगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इतना डिफ़िकल्ट नाम तो नहीं है, अगर आप उसको एक बार ठीक से पढ़ लें तो नाम सही बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब इसके पीछे कोई कारण नहीं था। पिताजी का चूँकि इतिहास का और संस्कृत का बैकग्राउंड रहा है तो वो उन्होंने बहुत खोज खोज के नाम रखे हैं। बल्कि जैसे मेरा जो बेटा हुआ है अभी, उसके 1 साल हुआ है, तो उसका नाम भी पापा ने ही रखा, पापा ने। फिर उसकी जो भैया की बेटी हुई है उसका नाम भी पापा ने ही रखा है। पिताजी के नाम के संबंध में कहानी ये है कि उनका नाम दरअसल अनूप है। और ये तीन भाई थे पिताजी लोग। सबसे बड़े भाई अशोक थे, दूसरे अनूप थे और तीसरे किशोर थे। क्योंकि दादा जो थे वो फिल्मों के शौकीन थे, तो उन्होंने वो अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार 3 भाई थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके नाम पे इनके नाम रखे थे। तो मुझे याद है पापा बताते हैं कि हाई स्कूल के पेपर के पहले जब उस समय फॉर्म भरते थे तो चूँकि पिताजी पढ़ने में गांव में सबसे तेज़ थे, अच्छे थे, तो गांव में उस समय लोग बोलते थे कि बड़े होकर तहसीलदार बनेंगे। क्योंकि उस समय तहसीलदार का पद बहुत बड़ी चीज़ होता था। अभी भी बहुत बड़ा पद होता है गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें आप तो। जितनी पावर्स तहसीलदार और पटवारी रखते हैं वो बहुत बड़ा पद होता है गांव के सोशल पर्सपेक्टिव से भी। तो वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम के दौरान उनका फॉर्म भरना था, तो जो उनके मास्टर साहब थे उनको बस ये पता था कि वो लड़का एक है, उसको सब बोलते हैं तहसीलदार बनेगा, तो उन्होंने तहसीलदार सिंह करके नाम लिख दिया, जबकि उनका असली नाम अनूप सिंह है। तो वो रिकॉर्ड्स में वही आ गया, फिर सर्विस में आ गया, उनका नाम यही चल गया। तो उनका नाम के पीछे की तो ये कहानी है। आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। लेकिन हम लोग चूँकि हम लोग की इंगेजमेंट और शादी के बीच में इतना टाइम था कि वो लव ही मैरिज हो गई ऑलमोस्ट। मेरी सिलेक्शन के जस्ट बाद मेरी इंगेजमेंट हुई और फिर मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लगभग 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। तो आप पुलिस सेवा में हैं तो भाभी जी को टाइम नहीं दे पाते होंगे, तो कभी चेक करने आती क्या? एक बार आपके थाने पहुंच गई थी, कभी यहाँ चेक करने आई कि काम करते हैं जबरन में बहाना बनाते हैं? नहीं, चेक करने तो नहीं आई, मैं खुद बुलाता हूँ। अब चूँकि उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो कॉर्पोरेट में काम करती हैं, तो दिन में तो उनको भी टाइम नहीं रहता। तो वो एटलीस्ट ये तो नहीं बोल पाती हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है कि वो ये बात हम दोनों लोग करते हैं कि पुलिस की नौकरी में परिवार में टाइम कम ही देने को मौका मिलता है। और जब से बेटा हुआ है तब से मैं खुद फील करता हूँ कि जितना मैं टाइम बिताना चाहता हूँ उसके साथ नहीं बिता पाता। तो जब फुर्सत मिलती है क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं? फिल्में देखने का शौक़ है बहुत। मतलब मुझे याद है कि बचपन से ही ये वो था घर लास्ट में। फिल्म कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी थी। एक फिल्म है, बहुत नई नहीं है, पुरानी है, मैन ऑन फायर करके है, जिसमें एक रिटायर्ड CIA एजेंट की कहानी है। तो वो मैंने बचपन में देखी थी, मुझे याद है फिल्म। बचपन क्या, मतलब कॉलेज में रहा हूँगा तब थोड़ी कम समझ में आई थी वो फिल्म। जब मैंने उसको फिर दोबारा देखा तो मैंने नए पर्सपेक्टिव से देखा। तो मैं पुरानी फिल्में जो मैं बचपन में देखे रहता हूँ उनको बार बार देखता रहता हूँ कि जब एज बदलती है आदमी की तो वो हर चीज़ को फिर नए तरीके से देखता है, नए तरीके से सोचता है। तो अभी वही देखता हूँ। बाकी किताबें पढ़ने का भी शौक़ है, पर किताब पढ़ने के लिए जिस तरह का फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए वो अभी इस नौकरी में तो नहीं मिल पा रहा है। और अभी परिवार में भी ऐसा टाइम है कि बच्चा हुआ है तो हम लोग दोनों उसी में बिजी रहते हैं। जो युवा सिविल सेवा में आना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे अभी आपने एक चीज़ बोली थी ना कि एजुकेशनल बैकग्राउंड का और आदमी कितना मेधावी है इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के पहले कितनी पढ़ाई की है और आप कितने पढ़ने में तेज़ हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप तैयारी करने आ गए हैं तो फिर पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए, पहली चीज़। दूसरा, दूसरे लोगों को देख के नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए। आपके आसपास के कमरे में कोई बंदा ऐसा होगा जो पहले ही अटैम्प्ट में IAS हो जाएगा या IPS हो जाएगा, और आपका तीसरा अटैम्प्ट होगा, आपका प्री नहीं निकलेगा। तो ऐसे में नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं आपको। लेकिन वहाँ ये सोचना है कि उसकी अलग लाइफ है, उसकी अलग प्रिपरेशन है, आपकी ज़िंदगी अलग है, आपकी प्रिपरेशन अलग है, आप ऑल टुगेदर एक अलग आदमी हैं। तो कभी किसी से अपने आप को कंपेयर करके अपनी जर्नी को कम नहीं आंकना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जो है वो आपको हर स्तर पे जांचता है, एग्ज़ाम ही नहीं, मतलब आपकी सोशल लाइफ को भी। क्योंकि जब 6 अटैम्प्ट दिए हैं तो बहुत सारे लोग 6 अटैम्प्ट तैयारी करते भी हैं, तो उनके साथ ये होता है कि तीसरे चौथे अटैम्प्ट के बाद फिर वो उनका मोटिवेशन तो नहीं रहता पढ़ने का, लेकिन चूंकि कुछ और करने को नहीं है तो वो तैयारी करते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपना समय भी
बर्बाद करते हैं प्रिपरेशन में। मुझे लगता है कि अगर आपका मन है प्रिपरेशन करने का, तो आपके अंदर आपको एक आवाज़ आती है अंतरात्मा से कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तभी तैयारी करें। मतलब आप अगर खुद को धोखा दे रहे हैं तो फिर आपका टाइम भी जाएगा और आपका नुकसान भी गुरु होगा। से, माता पिता से ऐसी कोई सीख मिली हो जिसको आज भी अमल करते हो, याद आती हो? पापा ने बहुत सारी बातें बताई हैं ऐसी जिनको मुझे लगता है कि जो अब हम सभी भाई बहनों ने गांठ बांध के रखी हुई हैं। जैसे उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि कोई व्यक्ति जब किसी मतलब परेशानी में हो या ज़रूरत की स्थिति में हो, तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप उसकी हेल्प करें विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो आपके लिए क्या करेगा। दूसरा उन्होंने जो मुझे हम लोग सब लोगों को बताया है कि किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार कर भी रहा है तो जहाँ तक आपका खुद का संयम है उसको बना के रखें, क्योंकि उसके साथ क्या बीत रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है, आपको नहीं पता है। हो सकता है आपके सदव्यवहार से उसको बाद में ये खुद फील हो और आपसे आके वो सॉरी बोले। तो जहाँ तक हो पाता है, मतलब क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक लिमिट होती है, जहाँ तक हो पाता है हम सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ कि बदतमीज़ी और दुर्व्यवहार करना जो है वो शोभा नहीं देता और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। बहरहाल अगली बार सत्ता के सारथी में ऐसी किसी हस्ती से फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।